देख रहे हैं अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशनल हब और मैं महेंद्र सर आपके सामने आज पॉलिटेक्निक का पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक 12 का वीडियो चल रहा था आपके YouTube चैनल पे निर्माण एजुकेशनल हब पे। उसमें बहुत सारे छात्रों का एक कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटेक्निक का कब से स्टार्ट होगा। तो परीक्षा का वो घड़ी समाप्त हो चुका है। आज हम लोग तब पॉलिटेक्निक का सबसे पहला लेक्चर आपके पास लेके आ रहे हैं। अपने पहले लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल संकल्पना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये जो मोल संकल्पना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप 11वीं के स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं के स्टूडेंट हो, या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, या आप जनरल साइंस की तैयारी करते हैं, इन सभी कॉम्पिटिशनों में मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना का एक अहम रोल है। अगर आप 12वीं के फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि 12वां का फिजिकल मेरा बहुत अच्छा हो जाए, तो हर हाल में आपको मोल को अच्छा करना ही होगा। मोल इक्विवेलेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, these 3 chapters are called tools of physical chemistry। ये 3 चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के टूल्स माने जाते हैं। और ये पॉलिटेक्निक में बहुत सवाल रहा है, यहाँ से आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये जो मोल शब्द है या टर्म है, इस मोल टर्म को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ओस्टवाल्ड। तो मोल टर्म को किसने दिया था? ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये मोल है क्या भाई? तो ये मोल जो है एक लैटिन शब्द है, और इस लैटिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह, कलेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु, 1 गाही बराबर 5 वस्तु, 1 गंडा बराबर 4 वस्तु। उसी तरह से मोल जो है वो एक कलेक्शन है, संग्रह है, लेकिन ये संग्रह इतना बड़ा है कि ये हमारे काउंटिंग रेंज से बाहर का है। और इस संग्रह को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या, और इसका जो नामकरण है वो एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक के नाम पे है। तो अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई। सबसे पहला बात, मोल शब्द को किसने दिया? तो ओस्टवाल्ड ने दिया। मोल क्या है? एक लैटिन शब्द है। मोल का मतलब क्या होता है, या मोल का मीनिंग क्या होता है? तो वो होता है संग्रह, और इस संग्रह का मान होता है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। और इतने बड़े संग्रह के समूह को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या, और इसको हम लोग Na या N0 द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये जो ये जो वैल्यू है 6.022 × 10⁻23, ये जो वैल्यू है वो 1 मोल के लिए है। यानी 1 मोल में अगर कोई कणों की संख्या आपसे पूछे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 6.022 × 10⁻23, 23। अगर कोई पूछता है कि 2 मोल में कितना होगा भाई, तो 2 × 6.022 × 10⁻23 होगा। यानी जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ेगी, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं मोल को डिफाइन कर रहा हूँ, और ये खुद का बनाया हुआ डेफिनेशन है। मोल क्या है, या मोल किसे कहते हैं, या मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि मोल का संबंध 3 चीज से है। पहला द्रव्यमान से, दूसरा कणों की संख्या से, और तीसरा किसी गैसीय पदार्थ के आयतन से। और ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि मोल का संबंध किससे है? तो मोल का संबंध याद रखना 3 चीज से है। एक द्रव्यमान या भार, दूसरा कणों की संख्या, और तीसरा किसी गैसीय पदार्थ का आयतन।
अब यहीं से हम लोग इसका परिभाषा निकाल के ले आते हैं और इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि मोल रासायनिक स्पीशीज का एक आधारी मात्रक है। मोल रासायनिक स्पीशीज का एक आधारी मात्रक है जो द्रव्यमान, कणों की संख्या तथा किसी गैसीय पदार्थ के आयतन के बीच के संबंध को बतलाता है। फिर से सुनिए इसको। मोल रासायनिक स्पीशीज का एक आधारी मात्रक है जो द्रव्यमान, कणों की संख्या तथा किसी गैसीय पदार्थ के आयतन के बीच के संबंध को बतलाता है। अब देखिए यहां से अब एक नया टर्म आपके लिए आया गया होगा, रासायनिक स्पीशीज। ये रासायनिक स्पीशीज क्या होते हैं? तो केमिस्ट्री में परमाणु, अणु तथा आयन, और एक यौगिक भी ले लीजिए। तो परमाणु, अणु, यौगिक तथा आयन, इन चारों को हम लोग एक साथ कहते हैं रासायनिक स्पीशीज। इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? एक साथ क्या कहते हैं? रासायनिक स्पीशीज। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, परमाणु क्या होता है भाई, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है और आयंस क्या होते हैं। ये चार टर्म आप समझ लीजिए, आगे काफी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। परमाणु, जब कोई तत्व अकेला होगा, जैसे हाइड्रोजन अकेला होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन परमाणु। सल्फर अकेला होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? सल्फर परमाणु। ऑक्सीजन अकेला होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन परमाणु। नाइट्रोजन अकेला होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन परमाणु। फास्फोरस अकेला होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? फास्फोरस परमाणु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी एक बात आप गांठ बांध कर याद कर लीजिए कि जब कोई तत्व अकेले होगा, किसी के साथ नहीं होगा, तो वो हमेशा परमाणु कहलाएगा। लेकिन जब एक ही तरह के दो या दो से परमाणु, जब एक ही तरह के दो या दो से परमाणु, जब एक ही तरह के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया करता है तो वहां से बनता है अणु। और जब भिन्न भिन्न तरह के दो या दो से अधिक परमाणु जब भिन्न भिन्न तरह के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करता है तो वहां से बनता है यौगिक। अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मान के चल रहे हैं, अणु और यौगिक, लेकिन बाद में हमारे लिए ये अणु और यौगिक दोनों सेम चीज हो जाएगा। तीसरा आयन काफी आसान है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा तो वहां से क्या बनेगा? आयन। आयन दो तरह के होते हैं, एक धनायन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनेगा, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो क्या बनेगा? ऋणायन। तो ये जो तीन चार टर्म हमने देखा, परमाणु, अणु, यौगिक और आयन, इन चारों को हम लोग बोलते हैं रासायनिक स्पीशीज। अब देखिए, अब जो बात मैंने बोला यहाँ पे सब थोड़ा सा हम राइट डाउन करते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहला बात बताया था कि मोल जो ये शब्द है, ये शब्द को किसने दिया था? तो ओस्टवाल्ड ने। मोल शब्द को किसने दिया था? तो ओस्टवाल्ड ने दिया था। मोल क्या है भाई? तो मोल जो है वो लैटिन शब्द है, और इस लैटिन शब्द का मतलब क्या होता है? संग्रह। इस लैटिन शब्द का मतलब क्या होता है? संग्रह। और इस संग्रह का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और ये वैल्यू होता है मोल इनवर्स। यानी ये जो वैल्यू है वो कितने मोल के लिए है? 1 मोल के लिए। और इतने बड़े नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या, इसको हम लोग n0 या Na द्वारा क्या करते हैं? सूचित। अब जरा देखिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था मोल का संबंध। मोल का संबंध, तो मोल का जो संबंध है वो 3 चीज से है। सबसे पहला है द्रव्यमान, दूसरा जो है कणों की संख्या,
और तीसरा जो है वो आपका है गैसीय पदार्थ का आयतन। गैसीय पदार्थ का आयतन। तो मोल का संबंध बेसिकली तीन चीज से है, एक द्रव्यमान से, दूसरा कणों की संख्या से, और तीसरा गैसीय पदार्थ के आयतन से। अब देखिए आप, अगला जो टर्म आपको मैंने बताया था वो आपको बताया था रासायनिक स्पीसीज। रासायनिक स्पीसीज, इस रासायनिक स्पीसीज के अंतर्गत हम लोग चार चीज पढ़ते, ये सब आप जानते हैं पहले से। एक का नाम है परमाणु, दूसरे का नाम है अणु, तीसरे का नाम है यौगिक, और चौथे का नाम है आयन। तो ये जो चार टर्म है, इस चार टर्म को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? रासायनिक स्पीसीज। परमाणु आप देखे होंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। अणु मैंने बताया था कि जब एक ही तरह के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया करता है तो वहां से बनता है अणु, जैसे H2, N2, O2, P4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यौगिक, जब भिन्न भिन्न तरह के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करेगा वहां से क्या बनेगा? यौगिक, जैसे H2O, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा 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 लिख दिया आपने। आयन, आयन दो तरह के, धनायन और ऋणायन। आपको पता होगा धातुएं क्या बनाती है? धनायन, और अधातुएं क्या बनाती है? ऋणायन। जैसे देखिए सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, सल्फर 2 माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस एक्सेट्रा। अब जरा देखिए यहां से, तो अभी तक यही तीन चार बातें आपको बताई। मोल क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मोल का संबंध कितने से है, रासायनिक स्पीसीज क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद अब जरा देखिए यहाँ पे, ये रासायनिक स्पीसीज परमाणु है, तो परमाणु के लिए हम लोग पढ़ते परमाणु भार। अणु है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अणुभार या आणविक द्रव्यमान। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज होगा। अणु और यौगिक, ये दोनों के लिए पढ़ते हैं अणुभार। और तीसरा जो है वो आपका आयन है, इस आयन के लिए हम लोग पढ़ते आयनिक भार। इस आयन के लिए क्या पढ़ते? आयनिक भार। अब ये जो तीन भार, ये तीन तरह का भार है, परमाणु भार, अणुभार और आयनिक भार। इन तीनों भारों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक रेफरेंस के द्वारा, और वो रेफरेंस कहलाता है AMU। और इस AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसको यू भी बोलते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट। इसका हिंदी अगर आप लिखना चाहो तो परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणुभार, और आयन के लिए क्या? आयनिक भार। और इन तीनों भारों को एक्सप्लेन करते हैं किसकी सहायता से? AMU। इसका पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट, या इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये आज मोल का आपका पहला लेक्चर था। चूंकि पहली मुलाकात है तो आज थोड़ी कम ही बातें करेंगे हम लोग, लेकिन जाते जाते आपके लिए स्पेशल नोटिस। आप अपने चैनल, जो आप अपना चैनल है एजुकेशनल चैनल निर्माण एजुकेशनल हब, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। पहले वीडियो को आप आराम से देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तब सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसको लाइक कीजिए, और हो सके तो जितना से ज़्यादा आप क्या कीजिए? शेयर कीजिए। क्योंकि आपका, या इसको लाइक कीजिए, और आपका लाइक ही ये हम लोग को चूँकि हौसला देता है। चूँकि ऑफलाइन क्लासेस जब रहती है तो बच्चे क्लास में रहते हैं, आदमी उसको देख के अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन यहाँ तो कोई बच्चे हैं नहीं,
खाली क्लासरूम में आपको क्लास ले रहे हैं, तो आपका लाइक और कमेंट ही हमारी हौसला को क्या करेगा, आप जाइए। आज की सेवा यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू।